नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज। और जैसा कि परीक्षा का समय आ गया है और पूरी पुस्तक को पढ़ने का अब समय नहीं है, पूरा पाठ पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ फटाफट मतलब दोहराई करते हैं पाठ सिल्वर वेडिंग, कक्षा 12वीं सिल्वर वेडिंग पाठ। सिल्वर वेडिंग जो है मनोहर श्याम जोशी की एक प्रमुख कहानी है। मनोहर श्याम जोशी इनकी प्रमुख कहानी है सिल्वर वेडिंग। और इस कहानी में सेक्शन ऑफिसर जो हैं वो हैं वाई.डी. पंत। नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर, क्योंकि पाठ में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे और प्रश्नोत्तर जो भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान से एक एक चीज़ पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी में सेक्शन ऑफिसर हैं जो हमारे कहानी के प्रमुख पात्र हैं, वाई.डी. पंत, यशोधर पंत। उनके चरित्र चित्रण के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का एक तरह से सफल प्रयास इस पाठ में किया गया है। यशोधर पंत अपने ऑफिस में जो है आखिरी फाइल उन्होंने उठाई थी और उस पर आखिरी फाइल पर लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार उसमें जो है 5:30 हो रहे हैं। 5:30 उनकी जो कलाई पर जो घड़ी बंधी है उसमें हो रहे हैं और वो छुट्टी करते हैं। तो उनके नीचे जो कर्मचारी हैं उनकी वजह से 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर हैं। और यह आदत उन्हें अपने आदर्श उनके जो वो अपने जीवन को एक आदर्श व्यक्ति की भांति जो है उनके ही तरह से जीना चाहते हैं, वो हैं किशनदा अर्थात कृष्णानंद पांडे। उनसे उन्होंने ये सब चीज़ें एक तरह से उनसे परंपरा में उन्हें मिली हैं। और यशोधर पंत बहुत ही गंभीर हैं, काम के प्रति ईमानदार हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं और कई बार छोटे कर्मचारियों की गई गलत बात को भी वे हंसी में उड़ा देते हैं। चलते चलते उन्होंने मनोरंजन से कर लेते थे वो बातें। तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते हैं और तो वे दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष भी करते हुए कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी जो है आप सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। अब यहाँ पर वो भी एक तरह से उन पर एक तरह से कटाक्ष भी करते हैं कि आपकी देखा देखी ये घड़ी भी सुस्त हो गई है। इसी बात को लेकर वे बहस भी करते हैं और हंसते भी हैं। यह घड़ी अब उनसे पूछा जाता है, यह घड़ी जिसको वे सदा रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, तो उनको ससुराल में शादी में मिली थी। बातों बातों में यह पता चलता है कि यशोधर पंत की शादी जो है 6 फरवरी 1947 को हुई थी। अब उनकी जो शादी है, विवाह जो हुआ है वो कब हुआ? 6 फरवरी 1947 को। सभी कर्मचारी यशोधर को शादी की बधाई देते हैं और एक कर्मचारी चहक कर कहता है कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। यह तो आपका सिल्वर वेडिंग है। इस तरह से जो है तो उनकी जो है सिल्वर वेडिंग के अवसर पर सभी कर्मचारी जो हैं यशोधर बाबू को बधाई देते हैं और एक कर्मचारी चहक कर कहता है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन के सभी कर्मचारियों के जिद पर यशोधर बाबू ने 10-10 के 3 नोट निकाल कर देते हैं, परंतु इस चाय पार्टी में स्वयं शामिल वो नहीं होते। उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप करने में वक्त बर्बाद करना किशनदा की परंपरा के विरुद्ध है। तो ये सब जो उनसे जो उनका कर्मचारी है मुँह लगा है, थोड़ा सा नया भी है, वो धृष्टता दिखाता है चड्डा। तो वो चड्डा जो है उनसे ही ये बातचीत होती है, वही उनसे पूछता है और इस तरह से पता चलता है कि उनकी आज जो है 6 फरवरी 1947 को उनकी शादी हुई थी और आज पूरे 25 साल हो गए हैं और उनकी सिल्वर वेडिंग है। उसके बाद यशोधर पंत जो है उनके बारे में पता चलता है वो वैसे मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और उन्होंने वहीं से जो है मैट्रिक की परीक्षा रेमजे स्कूल से, तो उन्होंने कहाँ से? रेमजे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे दिल्ली आ गए।
और दिल्ली में उन्होंने किशनदा के घर पर शरण ली। किशनदा कुंवारे और थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से न होने से उनके यहाँ रह जाते थे और वहाँ से वे सभी मिलकर वहाँ पकाते खाते थे। जिस समय यशोधर बाबू दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जब तक सरकारी नौकरी के लिए सही उम्र हो यशोधर बाबू को किशनदा के यहाँ रसोइया बनकर रहने के लिए उन्होंने काम दिलवा दिया था। बाद में किशनदा ने उन्हें अपने ही नीचे उन्हें जो है नौकरी भी दिलवाई और दफ्तर के काम में उनका मार्गदर्शन भी किया। अब यशोधर बाबू जो हैं, ये यशोधर बाबू जी के बारे में था। अब वो सेक्शन ऑफिसर हैं, वो 150 उनके बटुए में हमेशा पैसे रहते थे, लेकिन फिर भी वो पैदल ही जो है जाते थे। उनका दैनिक खर्च जो है वो बिल्कुल नगण्य था। नगण्य मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बस टिकट पे वो खर्च उनका होता नहीं था, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो नहीं चाहते थे, युवा हो गए थे, वो आधुनिक विचारों के थे और उन्हें साइकिल पर सवार होकर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था और वो कहते थे कि साइकिल पर तो चपरासी जाते हैं। तो बच्चे चाहते थे पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को मतलब यशोधर बाबू जी को समहाउ स्कूटर निहायती जो है बेहुदा सवारी मालूम होती थी और कार वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पैदल ही जाने लगे थे। अब और कार लेने की उनकी स्थिति थी ही नहीं, तो दफ्तर में आते समय अब यशोधर बाबू जो हैं, तो जिस तरह से पार्टी में वो नहीं रुके, उनको 10-10 के 3 नोट देकर वो वहाँ से चले गए। उनके साथ वो उस पार्टी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि किशनदा के अनुसार ये उनकी परंपरा नहीं थी। तो इस तरह से उसके बाद अब फिर वो क्योंकि अब पैदल वो जाते थे तो पैदल आने जाने लगे थे, इसलिए प्रतिदिन वो बिड़ला मंदिर जाने लगे। वहीं पर उद्यान में बैठकर, बाग में बैठकर, बगीचे में बैठकर कोई प्रवचन सुनते और स्वयं भी प्रभु का ध्यान भी लगाते। बच्चों और पत्नी को ये बहुत अखरती थी, ये बात जो है उनको उनके जो है अखरती थी, अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था यशोधर बाबू के इस तरह से रोज़ मंदिर जाते हैं। बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इस तरह से उनके बच्चे भी उनको कहते थे। इससे ज़्यादा इतने व्रत करें, रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, तो अभी आप बूढ़े थोड़ी हो गए हैं। तो सिद्धांत के धनी किशनदा की भांति ही यशोधर बाबू भी इस आलोचना को अनसुना कर देते थे और बिड़ला मंदिर से पहाड़गंज जाते समय वे घर के लिए साग सब्जी भी खरीद लेते हैं। किसी से अगर मिलना भी है तो वे इस समय मिल भी लेते हैं, मिल भी आते हैं। भले ही दफ्तर 5 बजे बंद हो जाता है, परंतु वे घर पर वो 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। घर लौटते समय उनकी निगाह उस स्थान पर पड़ती है जहां कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। तो इस तरह से चलते चलते वो बच्चों को भी याद कर रहे हैं, बच्चों की बातों को भी याद कर रहे हैं और अपने जो उनके आदर्श पुरुष थे, एक तरह से हम कह सकते हैं, उनको भी याद करते हुए चलते हैं। और जिस पर इन जो 6 मंजिला इमारत अब बनाई गई थी जहाँ पर किशनदा का क्वार्टर हुआ करता था, यहाँ से गुजरते समय इसी एरिया की बदलती शक्ल को देखकर यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है। अब ये सारा जो गोल मार्केट है उसको तोड़कर यहाँ एक मंजिला जो क्वार्टरों के स्थान पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं, तो ये सब देखकर यशोधर बाबू को बहुत ही बुरा लगता है। यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का कारण यह भी है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर मतभेद भी होने लगा है। इसलिए भी वो अब सही जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते हैं। जब उनके बच्चे छोटे थे तब वे उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर दिया करते थे, लेकिन अब बड़ा लड़का भूषण जो है वो एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में नौकरी करने लग गया है
उसे वहाँ 1500 महीना प्रति महीना वेतन मिलता है, जबकि यशोधर बाबू रिटायरमेंट में पहुंचकर ही इतना वेतन पा सके हैं। और दूसरा बेटा उनका दूसरी बार आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले वर्ष उसका नाम एलाइड सर्विसेज की सूची में आया था, तब उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया था। और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी को कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है तथा वह सभी प्रस्तावित वर अस्वीकार कर चुकी है। जब पिताजी उसको ऐसा करने के से मना करते हैं, तो वह डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देने लगती है। तो यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की देखकर खुश तो हैं, परंतु कभी कभी उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि यह खुशहाली भी किसी काम की नहीं, जो अपनों से में भी परायापन पैदा कर दे। वो चाहते हैं उनके बच्चे सबके साथ, अब उनके परिवारजनों के साथ, उनके जो हैं उनके उनसे उनके साथ खुश रहें, या उनके उनके साथ जो है रिश्ते निभाएं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं इसे केवल अपना समय और पैसे की बर्बादी मानते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा पैसा भी किस काम का, ऐसी खुशहाली भी किस काम की, जो अपनों में भी परायापन पैदा कर दे। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उपेक्षा करते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। उनकी पत्नी आधुनिक नहीं है, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने के लिए उनकी मातृसुलभ मजबूरी में उन्हें अपनी बच्चों की नज़र में आधुनिक बनना पड़ा है। पत्नी को यह मलाल है कि संस्कारों को निभाने के कारण उन्हें परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ा है, कि उन्हें ये परेशानी है कि किस तरह से जो है संस्कारों को निभाने के कारण ही उन्हें परिवार के साथ उनको उतना समय, परिवार के कारण उनको उतना समय अपने लिए नहीं मिल पाया। उनकी दृष्टि में ये सब पारिवारिक संस्कार अब ढोंग और ढकोसले हो गए हैं। उनको ढोंग लगते हैं, ढकोसला लगता है ये सब। यशोधर बाबू पत्नी की इसी आधुनिकता का कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं वो अपनी पत्नी का। और परंतु असल बात तो यह है कि तमाशा तो स्वयं उनका ही बन रहा है। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वे किशनदा की तरह घर गृहस्थी का यह सब दवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते तो अच्छा रहता। अब उनको ये भी लगता है कि वो किशनदा कभी तो उनको ये लगता है कि जो है उनको घर गृहस्थी छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते तो अच्छा था। तो उनको यह भी ध्यान आता है कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। अगर वो अपने आप को समाज सेवा में कर देते हैं, विवाह अगर नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बसाते, तो फिर उनको याद आता है किशनदा का बुढ़ापा जो था वो सुखी नहीं रहा। उनके सभी साथियों ने दिल्ली में सुंदर कॉलोनिया में अपने मकान बना लिए थे। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब किशनदा को सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा, तो उनके किसी साथी ने उनका सामान अपने घर में रखने को हाँ नहीं की। यशोधर बाबू भी मजबूर थे, क्योंकि उस समय पर उनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे, और कुछ साल वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे और फिर अपने गांव लौट उसके बाद अपने परिवार को भी वो नाराज़ नहीं करना चाहते थे। तो उसके कुछ समय बाद जो है वो किशनदा जो हैं वो कुछ साल राजेंद्र नगर में रहे और उसके बाद अपने गांव लौट गए, जहां साल भर में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो जिस तरह से उनको लगता है कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, जिनका परिवार नहीं होता, रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यशोधर बाबू को भी नहीं पता कि किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। फिर उनकी मृत्यु का कारण उन्होंने जब पूछा किसी से, तो यही जवाब दिया तो कि जो हुआ होगा, मतलब उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ। यशोधर बाबू को यह भी अनुभव हुआ कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से मृत्यु हो जाती। इसलिए बच्चों का होना भी ज़रूरी है, परंतु यह भी सही है कि उनके बच्चे जो संकेत दे रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि यशोधर जी को बुढ़ापे में ज़्यादा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। मतलब जिस तरह से उनके बच्चों के संस्कार हैं, वो अपने गरीब रिश्तेदारों को पसंद नहीं करते, तो उससे लगता है कि वो भी उनको भी ज़्यादा सुख मिलने वाला नहीं है।
तो अब जो है यशोधर बाबू भी ये स्वीकार करते हैं कि जब उनके बीवी बच्चे उनके से अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि अब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर बहुत बड़ी भूल की है। परंतु यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अधिक अच्छी लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। तो इस तरह से वो उन्हें लगता है कि जो मकान जो बनाते हैं वो मूर्ख होते हैं और जो है मूर्ख लोग किस तरह से मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। तो जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने के बाद अपने घर की पुश्तैनी घर बस। तो इस तरह से वो पुश्तैनी घर में रहना चाहते हैं रिटायर होने के बाद। परंतु यशोधर बाबू का पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडहर बन चुका होगा, यह भी वे खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका घर टूट चुका है और उस पर अभी कई लोगों का हक भी है, जहां बसना, मरम्मत करना और जो है वो जिम्मेदारी उसकी लेना, बेकार के झगड़े मोल लेना है। तो इस तरह से यशोधर बाबू इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। अब जैसे जैसे वहाँ पर बिरला मंदिर में वो उन्होंने जनार्दन शब्द को सुना तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन की याद आई और इस तरह से आजकल उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है और वे उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं। उनसे मिलने जाना चाहते हैं क्योंकि संयुक्त जो परिवार है अब बिखर चुका है, तो जीजा जी का हालचाल जानना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। बच्चों से भी वे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वे पारिवारिकता के प्रति रुचि लें, परंतु पत्नी और बच्चों को यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है। तो बच्चों को ये सही नहीं लगता। उनको लगता है कि उन्हें लगता है जो है आज के दौर में यह लगाव जो है आर्थिक दृष्टि से किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मतलब उनसे मिलना और इस तरह से पारिवारिक संबंधों को बनाए रखना एक तरह से जो है आर्थिक दृष्टि से उनको बिल्कुल ही ख़राब लगता है। उस पर अपना पैसा बर्बाद करना वो एक तरह से समझते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब उनके बेटे ने यहाँ तक कह दिया कि आपको बुआ के यहाँ पैसे भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। तो इस तरह से यशोधर बाबू का ये कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे अब्बा की इतनी साख है कि वह 100 रुपये किसी से उधार ले सकें। क्योंकि जब भी यशोधर बाबू कोई काम करते थे तो किशन दास से सलाह ज़रूर लिया करते थे और वे अपेक्षा अपने बच्चों में से भी रखते हैं, परंतु बच्चे कहते हैं कि अब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। तो इस तरह से उनको लगता है कि बच्चे उनसे किसी भी तरीके से उनसे सुझाव ले, कुछ उनके सुझावों को माने। लेकिन अब उनके बच्चों को ये लगता है कि जब जो है जब वो जानते ही नहीं जिस चीज़ के बारे में तो उनसे सलाह क्या ली जाए। तो इस तरह से उनको ये बात जानकर काफ़ी दुख होता है। अब यशोधर बाबू को ये अनुभव होने लगा है कि बच्चे अब उनकी तरह से नहीं सोचते, क्योंकि बच्चों को का यह प्रवचन सुनकर वे इस तरह सब्जी मंडी चले जाते हैं। वे सोचते जा रहे हैं कि उन्हें भी अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे उन्हें यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGSH डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, डिपो से कोयला लाना आदि ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। 1-2 बार उन्होंने बच्चों से कहा भी तो घर में कोहराम मच गया। बस तब से यशोधर बाबू ने यह सब कहना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा है तब से बच्चे कहने लगे हैं, बब्बा हमारी समझ में यह नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप नौकर क्यों नहीं रख लेते। कमाओ बेटा तो नमक छिड़कते ही यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूँगा। तो इस तरह से चिढ़ते हैं बच्चे उनसे और वो उनके ये भी कहते हैं कि नौकर रख ले इन सब कामों के लिए। जबकि यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनके बच्चे ये कहें कि वो काम हम कर दिया करें, परंतु बच्चे उनकी बात ना समझकर अब वो कहते हैं कि एक नौकर ही रख लें, उसकी तनख्वाह मैं दे दूँगा। तो इस तरह से वो अपनी तनख्वाह का जो रोब है वो अपने पिता को दिखाता है।
अब यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती है कि उसने अपनी नौकरी के रुपए कभी अपने पिता के हाथ में नहीं रखे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा सीधा बैंक में चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उसे ऐसा ही करना था तो क्या वह अपने पिता के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया। अब जो है क्योंकि सारा सामान जो है, पैसा उसकी वेतन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो अपने घर में सब सुविधाएँ लाना चाहता है, तो इस तरह से अ, हद हद हो जाती है जब अपना लिया जाता है। वह अपना वेतन अपने ढंग से खर्च करता है, कभी कारपेट, कभी पर्दे, कभी सोफ़ा सेट, कभी डनलप वाला डबल बेड और कभी सिंगार मेज घर में लाए जा रही हैं। यह भी बेटे ने कभी नहीं कहा, लीजिए पिताजी यह टीवी है आपके लिए, बल्कि वह कहता है मेरा टीवी है, समझे? इसे कोई छुआ ना करे। इस तरह से एक नौकर रखने की बात भी चल रही थी। नौकर होगा तो इनका ही होगा। और पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। यह सब सोचते हुए वे खुद ही सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए रास्तों को पार करते हुए अपने क्वार्टर पर पहुंच जाते हैं। अब वो अपने क्वार्टर पर पहुंचते हैं, जहां पर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा था। क्या था? वाई.डी. पंत। तो एक पुराना हो चुका है वो क्वार्टर, और उसकी तख्ती जो है वो बदरंग सी थी और उसमें लिखा हुआ था वाई.डी. पंत। वो अपने घर अब पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, तो घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को एक बार लगा कि वे किसी गलत जगह पहुंच गए हैं। घर के बाहर एक कार, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कुछ लोग विदा ले रहे हैं। बाहर बरामदे से कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे, रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया, जो अपने बॉस को विदा कर रहा था। उनकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेहमान मेम साहबों को विदा कर रही थी। बेटी ने जीन और बिना बाजू का टॉप पहन रखा था, जीन्स और बिना बाजू का टॉप पहन रखा था। और माँ भी इसी तरह का ही उसका साथ देती थी। कहती है, सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया था, वो भी तुम्हारे कहने पर, समझे? मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। तो इस तरह से वो अपनी बेटी को भी नए आधुनिक अपनी बेटी के साथ आधुनिकता के रंग में रंग चुकी है। और पुत्री का पक्ष लेती है। और पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाव लगाए हुए, मतलब एक तरह से रंग लगाकर अपने बालों को कलर किया हुआ है उसने। जबकि ये दोनों चीज़ें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। ये दोनों ही चीज़ें यशोधर बाबू को इम्प्रॉपर मालूम होती हैं, मतलब उनको सही नहीं लगती हैं। अब जब कार वाले सब विदा हो गए तो यशोधर बाबू घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने झिड़की से सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8 बजे घर पहुंचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। तो अब जैसे ही जो है वो घर पहुंचते हैं तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से उनको कि अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे, इस तरह से अपने बेटे की एक तरह से झिड़की से उनको सुनाई दी। शर्मीली हंसी के साथ यशोधर बाबूजी बोले कि अब हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है। अब सीधा उनके बेटे ने कहा और सॉरी किसी रिश्तेदार ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है तब से सिल्वर वेडिंग होने लगी है। तो इस तरह से अब उसके बेटे की तनख्वाह का ही यहाँ पर एक तरह से रौब दिख रहा है। यशोधर बाबू इस बात से भी खफा हैं कि घर में भूषण रिश्तेदारों के लिए विस्की लाए हैं। और जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय तक कराता है तो वे सभी उसे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। तो यशोधर बाबू जो है जवाब में उनको थैंक यू बोलते हैं। और अब बच्चों ने विलायती परंपरा पर केक काटने के लिए उन्हें कहा, तो यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात उनको महसूस हुई कि अब उन्हें जो केक काटना है वो एक तरह से आधुनिकता के रंग में रंग कर केक काटना उनको समहाउ जो है इम्प्रॉपर मालूम होता है, मतलब सही नहीं लगता है।
और फिर इसके से बचने के लिए वो संध्या का सहारा लेते हैं कि वो संध्या से पहले केक काटने के लिए मना कर देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं कि उन्होंने संध्या पूजा अभी तक नहीं की है और उससे पहले वो केक नहीं काटेंगे। तो इस तरह से वो टालने की बात यहाँ पर कहते हैं। उन्हें बचकानी मालूम होती है केक काटने की जो बात है और समहाउ वो कहते हैं आई डोंट लाइक दिस, इसको वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। अब वो संध्या शाम को संध्या में भी 15 मिनट से ज़्यादा उन्होंने लगाने वाले थे, परंतु पहले तो वो हमेशा 15 मिनट लगाते थे, लेकिन आज वो 25 मिनट लगा दिए हैं उन्होंने संध्या पूजा में। संध्या में बैठे बैठे वे किशनदा के संस्कारों के बारे में सोचने लगे। पत्नी आकर जो पीछे से झिड़कते हुए बोलती है, क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? तो इस तरह से यशोधर बाबू को वो कहती हैं कि आज सारा दिन पूजा में ही बैठे रहेंगे क्या? तो बाबूलाल गमछे में ही उसके बाद जैसे ही यशोधर बाबू जो हैं जाते हैं उठकर, और उन्होंने जो पूजा के समय पर जो उन्होंने गमछा लिया हुआ था और उस गमछे को लेकर ही जो है वो बैठक में चले जाते हैं, और जिसे लाल गमछा पहने हुए देखकर बच्चों को बहुत ही असहज लगता है। इस तरह से बच्चों का के मतलब पार्टी में इस तरह से गमछा पहनकर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो बेटी कह ही देती है, बब्बा यू आर द लिमिट, कि अब तो बहुत अब ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो इस तरह से आप कर रहे हैं। खैर बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोलता है, इसे ले लीजिए और ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। तो इस तरह से वो तो इसे लेने की बात वो कहते हैं, और वो कहता है उस बेटा उनका कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ, इसे ले लीजिए, ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा तो फटा पुलोवर पहन कर जाते हैं और वो बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह से फटा पुलोवर पहनने की बात वो कहते हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगता है जो वो फटा हुआ जो है स्वेटर एक तरह से पहन कर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप इसे पहनकर जाया कीजिए। अब ऊनी ड्रेसिंग गाउन देते हुए उनका बेटा कहता है कि अब आप इस तरह से इसको पहन कर जाया कीजिए, और थोड़ा ना-नुकुर करते हैं यशोधर बाबू, और इस तरह से कुछ नानुकुर करने के बाद अब यशोधर बाबू उसे पहन लेते हैं। पहनते हुए कहते हैं, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, परंतु उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा जो यह कह रहा है कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें, वह यह नहीं कहता कि दूध मैं ला दिया करूँगा। इस तरह ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में जो है किशनदा उतर आए और जिनकी मृत्यु जो है जो हुआ होगा से हुई थी। तो इस तरह से ये पाठ जो है एक तरह से 2 पीढ़ियों के अंतराल को दिखाता है, उनके बीच जो है किस तरह से 2 पीढ़ियों के बीच अंतराल आने से किस तरह से जो एक दूसरे के जो विचारों में भिन्नता आ गई है। आधुनिक जो क्रांति है, मशीनीकरण का युग है, उसके कारण लोगों की संवेदनाओं में, लोगों की भावनाओं में परिवर्तन आया है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर आजकल जो है पारिवारिक जो संबंध हैं, रिश्ते-नाते हैं, संयुक्त परिवार हैं, वो अब एक तरह से पुराने हो गए हैं। रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। तो इस तरह ये पाठ एक तरह से 2 अलग-अलग विचारधाराओं, अलग-अलग पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाता है, और एक दूसरे की भावनाओं को जो है अब लोग नहीं समझ रहे हैं। जो आधुनिक परिवेश है वो केवल व्यक्ति को अपने तक ही सीमित रख छोड़ा है उस आधुनिक परिवेश ने मनुष्य को। तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इस कहानी में वो किशनदा और यशोधर बाबू के संबंध हैं, जहाँ पर किशनदा से बहुत अधिक प्रभावित हैं यशोधर बाबू, और वे अपने बीवी बच्चों को किशनदा के आदर्शों के अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं जीवन के समय के जो हैं उनको समाज के प्रति अपना कर्तव्य भी समझते हैं। वो रिश्ते नातों को, जीवन के मूल्यों को बचाए रखना चाहते हैं, जबकि उनके विपरीत उनकी बीवी, उनके बच्चे उनके दृष्टिकोण से अलग सोच रखते हैं। वे
तो इस तरह से उनके बच्चे उनके साइकिल पर दफ्तर जाने को भी सही नहीं लगता उनको, और इसलिए वो स्कूटर लेने की बात करते हैं, तो लेकिन स्कूटर यशोधर बाबूजी को अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से दोनों ही जो एक तरह से पीढ़ियाँ हैं, उनके बीच कितना अंतराल आ गया है, ये इस कहानी में हम बताती है ये कहानी। वो यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़े रहना चाहते हैं, संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि यशोधर बाबू के अपने बच्चों की सकारात्मकता, नई सोच का स्वागत करना चाहिए, परंतु यह भी अनिवार्य है कि आधुनिक पीढ़ी के बेतुके संस्कार और जीवन मूल्यों के प्रति उदासीनता जो है, वो संवेदना और भावनाओं को ख़त्म करती है। इसलिए शुरुआत दोनों तरफ से ही होनी चाहिए, ताकि नए संस्कार और नए समाज की स्थापना की जा सके। दोनों को ही जो एक तरह से एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। तो यही इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से 2 पीढ़ियों में किस तरह से अंतराल है और उनको किस तरह से इस अंतराल को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हमारा पाठ पूरा हो गया है। बहुत पाठ बड़ा था, लेकिन हमने इसको कम से कम शब्दों में और पूरा इसको लेने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।